बता देता हूँ। नाउ वी आर लाइव। Yes. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है, आज हम एल्कोहल और फिनोल के ऊपर एक क्लास रखेंगे। मैं डॉक्टर कल्पना गुप्ता मैडम, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं और वो अपना व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर कल्पना गुप्ता मैडम। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, परफेक्ट है मैडम, कंटिन्यू प्लीज। ओके सर, ठीक है। ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज का हमारा जो विषय है वो है अल्कोहल और फिनॉल। वैसे तो हम बात करें तो अल्कोहल और फिनॉल बीएससी पार्ट सेकंड में आता है, किंतु आज का ये जो मॉड्यूल है ये हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि सभी यूजी और पीजी स्टूडेंट के लिए उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो आइए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि अल्कोहल्स क्या है और फिनॉल्स क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों के अंदर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है, किंतु अल्कोहल में OH ग्रुप डायरेक्टली एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच होता है। और अगर हम इनको अल्कोहल को हम एल्केन का डेरिवेटिव भी कह सकते हैं और फिनॉल्स को हम बेंजीन का डेरिवेटिव कहते हैं। और अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, तो जो अल्कोहल है C1 से C11 कार्बन तक वाले जो भी अल्कोहल्स हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। इनकी एक स्वीट स्मेल होती है और तीखा टेस्ट होता है। और फिनॉल कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, डेलिक्विसेंट्स होते हैं और इनकी एक विशिष्ट फिनॉलिक स्मेल होती है, जिसकी वजह से इनको फिनॉल कहा जाता है। एसिडिटी की हम बात करें तो फिनॉल अल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। इनका पीके वैल्यू 10 है, जबकि अल्कोहल्स का करीब 16 से 20 होता है, क्योंकि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस की वजह से एसिडिटी ज्यादा होती है। और अगर हम इनकी रिएक्शंस की बात करें तो क्योंकि OH बॉन्ड पोलर है, तो अल्कोहल में CO बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से और OH बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिनॉल में इन दोनों के अलावा बेंजीन रिंग की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और होते हैं, जिनको हम हमारे थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगी। हम जानते हैं कि अगर एक हाइड्रोक्सी समूह हो, एल्केन से एक हाइड्रोक्सी समूह लगा हो, तो वो कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर दो लगे हों तो उन्हें हम कहते हैं डायोल्स, यानी कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसके अलावा अगर अलग अलग कार्बन से 3 OH समूह लगे हों तो वो हो जाते हैं आपके ट्रायोल्स, जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्लिसरॉल। और अब हम चलते हैं फिनॉल्स के ऊपर। अगर फिनॉल से कोई प्रतिस्थापित समूह लगा होता है तो वो 3 तरह का आइसोमर बना सकता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बेंजीन रिंग से लगे होते हैं, तो वो 1,2 हो सकते हैं, 1,3 हो सकते हैं, इसको हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं, और 1,4 हो सकते हैं, जिसको कि हम
हाइड्रोक्विनॉन कहते हैं या क्विनॉल्स कहते हैं। 3 हाइड्रोक्सी समूह भी बेंजीन रिंग पर हो सकते हैं। पोजीशन के हिसाब से वो 135, 123 या 124 हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था और अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पर चलेंगे। तो अगर हम, जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि अगर हम वाटर का H हटाकर एल्किल समूह लगा देते हैं तो वो बन जाता है अल्कोहल। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, पर एक डिफरेंस आप देखेंगे पानी और अल्कोहल में कि जो HOH बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री 5 मिनट है, जबकि मैथिल अल्कोहल में ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया है। तो इसका आंसर बच्चों आपको बताना है और इसलिए मैं आपसे ये एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ कि आपको बताना है, जो कि अगर आपको आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और नहीं तो हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि मिथेनॉल के अंदर बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री है, 9 मिनट है, और जबकि ईथर में ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, तो इसका रीजन आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो CO बॉन्ड लेंथ है, आप देख सकते होंगे ये 142 पिकोमीटर है अल्कोहल के केस में, जबकि ये बॉन्ड लेंथ फिनॉल में 136 पिकोमीटर। तो क्या कारण है कि बॉन्ड लेंथ फिनॉल में कम हो जाती है नॉर्मल CO बॉन्ड लेंथ से? आपको इसका आंसर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और नहीं तो हम इन प्रॉब्लम्स को लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह पोलर है, जो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होता है। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव आवेश आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में डायपोल उत्पन्न हो जाता है। और इस कारण से आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ राइट में कि अल्कोहल की दूसरे अल्कोहल के साथ अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऑक्सीजन का ऋण आवेश दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन इस तरह से मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और डेफिनेटली जब एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसके कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अपने संगत एल्केन और ईथर से ज्यादा होता है। यहाँ आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है, 4 कार्बन वाला अल्कोहल है ब्यूटेनॉल। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बल्कियर ग्रुप लगने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर टू फ्री OH ग्रुप। यहाँ आप देख रहे हैं छोटा ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप हो गया। तो इस कारण जैसे जैसे अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, टर्शरी अल्कोहल आएगा, तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो है अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं पानी में, और इस तरह से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हैं। और यहाँ है ये R ग्रुप, जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन बनाता है। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा अल्किल ग्रुप का, तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी निश्चित रूप से कम होती जाएगी। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, और आपको सबको शायद कारण समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे R बढ़ेगा, CH2 ग्रुप बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं फिनॉल की प्रॉपर्टीज की। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है फिनॉल में, और फिनॉल जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर इम्प्योरिटी की वजह से थोड़ा इनका कलर बिल्कुल व्हाइट न रहकर पिंक या पेल पिंक दिखता है आपको, क्योंकि आप लैब में फिनॉल यूज करते हैं टेस्ट के ड्यूरिंग, और इनमें भी
अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ आप देख रहे हैं पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल का, और इस कारण ये पानी में भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल की तुलना में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग लग जाती है, जो कि कैसी है, हाइड्रोफोबिक। तो इस कारण से सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की तुलना में कम होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अल्कोहल्स और फिनॉल्स हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको थोड़ा इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि आप हम सभी लोग करीब 1.5 साल से, या मैं यूँ कहूँ 15 महीने से, सभी लोग सबसे ज्यादा एक अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सैनिटाइजर। मैं आपसे अब ये पूछ रही हूँ कि सैनिटाइजर के अंदर मिनिमम कितना % अल्कोहल होना चाहिए? आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जिन बच्चों ने 60% डाला है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मिनिमम जो अल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइजर के अंदर वो 60% होना चाहिए। तो सैनिटाइजर जो है वो 2 तरह के होते हैं, अल्कोहल बेस्ड और अल्कोहल फ्री। अल्कोहल फ्री हम लोग पहले से जानते थे, क्योंकि हम इनको यूज करते थे, और अल्कोहल बेस्ड जब से कोरोना आया है तो सभी का इसका यूज बढ़ गया है, सभी लोग इसको यूज करने लगे हैं और जानने लगे हैं। तो जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं उसमें कौन कौन से अल्कोहल हो सकते हैं, इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल, जिसे हम रबिंग अल्कोहल कहते हैं, या एनप्रोपेनॉल। तो ये कोई भी अल्कोहल यूज किया जाता है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में, और कुछ अमाउंट में उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है, बहुत 3% वाला, और थोड़ा सा उसमें हम मॉइस्चर के लिए ग्लिसरीन ऐड करते हैं, और कुछ खुशबू के लिए कुछ फ्रेग्रेंस डाल देते हैं। और जो अल्कोहल फ्री होते हैं वो यूजुअली एज ए एंटीसेप्टिक काम आते हैं, जिसमें कि मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है क्लोरहेक्साडीन, क्लोरोजैलिनॉल, आयोडोफोर्स एक्सेट्रा। और तो ये तो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज, कोरोना को भगाने में आप सबसे ज्यादा इसे ही यूज कर रहे हैं आजकल। और अब नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं वो है अल्कोहलिक बेवरेज। जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं उसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है इथेनॉल। दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये एज ए डिप्रेसेंट काम करता है अल्कोहल। अगर इसकी ज्यादा डोज ले ली जाए तो ये लीदल भी होता है और ड्रग से भी ज्यादा हार्मफुल होता है, और इसका जो मेटाबोलाइज करने का जो रेट है वो करीब 15 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है पर आवर। बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है, और निद्राकारी भी है, नशा आ जाता है, हाइपोटोनिक है। ज्यादा मात्रा ले ली जाए तो बेहोशी और थोड़ा उत्तेजक यानी कि नशा आपको आ जाता है। बच्चों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, ये आपको इनके आंसर चैट बॉक्स में डालने हैं, और लास्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। मिथेनॉल ये अल्कोहल से भी, इथेनॉल से भी ज्यादा टॉक्सिक होता है, और क्योंकि ये हमारी नर्व, ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट कर देता है, तो 30 ml भी मात्रा में अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसको ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब किस तरह से जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो किस तरह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति अल्कोहल पेय पदार्थ लेता है तो वो सीधा ही उसके स्टमक में चला जाता है, और सीधे ही ब्लड में चला जाता है। करीब 20% उसका अल्कोहल का पार्ट सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक से। उसके बाद स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है 2 नंबर पर, और फिर यहाँ पर भी उसका एब्जॉर्प्शन अदर न्यूट्रिएंट से जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर ये
जो अल्कोहल है वो जाता है लिवर में, जहाँ लिवर के अंदर अल्कोहल का मेटाबोलाइजेशन शुरू होता है। तो लिवर में यहाँ पर इसका ये मेटाबोलाइज होकर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। और जो भी अनमेटाबोलाइज अल्कोहल रह जाता है वो पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। और इसके अलावा जो ब्लड के अंदर, हमारे जो ब्लड में अनमेटाबोलाइज अल्कोहल रह जाता है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है। और एब्जॉर्प्शन होने के 1 मिनट में ही जो अल्कोहल है वो ब्रेन में पहुंच जाता है, जिससे कि आदमी को बेहोशी और नशा होने लगता है। ये जो आपको मैंने बताया कि जो ब्लड में से जो अनमेटाबोलाइज अल्कोहल है वो लंग्स के थ्रू जब बाहर निकलता है तो किस तरह से उसको, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, व्हीकल चला रहा है, और ये हम जानते हैं कि अगर आपने अल्कोहल ले रखा है और अगर आप ड्राइव करते हो तो वो क्राइम माना जाता है। तो इसी यही जो लंग्स के थ्रू जो हमारा अनमेटाबोलाइज अल्कोहल बाहर निकलता है उसको ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है। जैसे ही उस पर लाइट सोर्स पड़ती है, जब हमारे फ्यूम्स आ रहे हैं माउथ से, तो अल्कोहल में कुछ, उसमें ब्रीथ एनालाइज में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि उसका कलर चेंज कर देते हैं। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ब्लड पे उपस्थित होगा उतना ही ज्यादा लाइट पास होगी, और यहाँ आपको इंडिकेशन वो दिखाएगा परसेंटेज ऑफ ब्लड अल्कोहल। तो 0.05 से 0.04 के ऊपर ही, परसेंटेज के ऊपर ही जो उसमें आपको नशा आने लगता है, और उस स्थिति में ड्राइव करना सही नहीं होता। अल्कोहल नेचुरली जो है शुगर से बनाया जाता है यीस्ट की उपस्थिति में, और इसका जो लीगल डोज है, यानी कि जो हार्मफुल डोज है, वो है 10 ग्राम बॉडी वेट पर केजी ऑफ पर्सन। इससे ज्यादा अगर किसी बॉडी में जाता है तो वो हार्मफुल होता है, और इसका जो लेवल है 0.4% के ऊपर फैटर होता है। इसके अलावा जो इथेनॉल है उसका एक और एप्लीकेशन है, गैसोलीन में एज ए एडिटिव यूज होता है, क्योंकि इसको फ्यूल एडिटिव कहते हैं। इसको गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और उस हिसाब से इसकी टर्मिनोलॉजी दी जाती है E10, E15 और E85। इसका क्या मतलब है? ये जो E10 है, 10 आपको बताता है कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम मीन्स 10% अल्कोहल प्लस 90% गैसोलीन। इसी तरह से 15 मीन्स 15% गैसोलीन, 15% अल्कोहल और 85% गैसोलीन। इसके अलावा इसको फ्यूल में इसलिए भी मिलाया जाता है क्योंकि ये फ्यूल का ऑक्टेन नंबर भी बढ़ा देता है। इसका ऑक्टेन नंबर होता है 108। तो अगर थोड़ी मात्रा में इसको हम फ्यूल में मिला देते हैं तो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल बढ़ जाता है। ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि पेट्रोल पंप पर इस तरह से मतलब नॉर्मल सिटीज में तो इंडिया में अगर हम बात करें तो ये आपको नहीं दिखता है, कुछ मेट्रो सिटीज में इस तरह की रेटिंग लगी रहती है, और दूसरी अदर कंट्रीज में तो पेट्रोल पंप पर इस तरह का मार्किंग रहता है। तो अगर ये 90, 89 लिखा है या 90 लिखा है तो ये शो करता है कि इसमें 89% आइसोऑक्टेन है और 10% हेप्टेन है। इंडिया में क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह के अल्कोहल नहीं मिलते, सॉरी पेट्रोल नहीं मिलता, हमारे यहाँ पर रेगुलर मिलता है, दैट इज 91, यानी कि 91% आइसोऑक्टेन होता है और 10% उसमें हेप्टेन होता है। तो ये ऑक्टेन नंबर को शो करते हैं। अब एप्लीकेशन हम बात करें डायोल्स और ट्रायोल्स की, ग्लाइकॉल्स और ग्लिसरीन। जो ग्लाइकॉल है वो एज ए परमानेंट एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज होता है व्हीकल्स के अंदर, कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर, पॉलिस्टर बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, रेजिन्स बनाने में इसका यूज होता है। ग्लिसरॉल जो कि एक बाई प्रोडक्ट है सोप का, ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी काम करता है,
कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में बहुतायत से यूज होता है। इसके अलावा जब इसका हम नाइट्रेशन करते हैं तो इससे हमें मिलता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि डायनामाइट का प्राइमरी एक्सप्लोजिव। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस अल्कोहल के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है पॉलीवाइनिल अल्कोहल। ये इसमें क्योंकि ये वाइनिल अल्कोहल का पॉलीमर है और इसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, इस कारण ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो एज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है, एज ए ग्लू यूज किया जाता है, एज ए इमल्सिफायर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो मेडिसिन आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, वहाँ आपने एक बाहर की तरफ आवरण देखा होगा, ग्रीन ग्रीन सा या जो भी ट्रांसपेरेंट कलर का, वो पॉलीवाइनिल अल्कोहल ही होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन चली जाती है और ये पानी में घुल जाता है। अब बच्चों, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, ये आप अपने घर पर करेंगे। आपके घरों में कुछ ना कुछ इनमें से जरूर मिलेगा, जो भी घर पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, माउथ वॉश है, डीओ है, लोशंस हैं, आफ्टर शेव है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, हार्पिक है। तो इन सब में आप लोग को देखना है कि कौन सा अल्कोहल या फिनॉल प्रेजेंट है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग ये जरूर देखेंगे जाकर। और अब हम फिनॉल्स की बात कर रहे हैं। फिनॉल एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रूप में यूज होते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं, और मेडिसिनल में भी इसकी बहुत यूजेस हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में बिसनॉल, बैकेलाइट, और ये जो है BHT, ब्यूटिल हाइड्रोक्सीटोलिन, ये जो है एक फूड प्रिजर्वेटिव है, जो कि डाला जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। ये कुछ एप्लीकेशन यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एज ए एंटीसेप्टिक, जैसे ये फिनॉल है, रिसोर्सिनॉल है, थाइमोल है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिनमें ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज होते हैं। और एज ए ड्रग ये एंटीवायरल है, एंटी कैंसर है, एंटी पार्किंसोनिक है, एंटी कोगुलेंट है, इसके रूप में भी ये काफी यूज होते हैं। तो बहुत सारे लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, और ये मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला है क्योंकि ये जो फिनोलिक और अल्कोहलिक कंपाउंड है, डॉक्सोरुबिसिन, ये एंटी कैंसर यूज होता है दूसरी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि इसमें देखिए आप अल्कोहलिक ग्रुप भी, फिनोलिक ग्रुप्स भी है, अल्कोहलिक ग्रुप्स भी है, यहाँ भी ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस तरह से ये ड्रग के रूप में बहुत पॉपुलर है। और ये है कैलिक्सरीन्स। MSc के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। एक तरह से आप देख रहे हैं कि 4 जो फिनॉल्स हैं वो एल्डिहाइड के साथ मिलकर इस तरह से एक बड़ा मैक्रोसाइक्लिक कप बना लेते हैं, और इसमें जो OH समूह है वो एक तरफ आ जाते हैं। तो ये ऐसे एक्ट करता है होस्ट मॉलिक्यूल। तो मेटल आयन इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, और सिल्वर कैलाइस बहुत यूज होता है एज ए एंटी ट्यूबरक्लोसिस, और इसको हम एज ए ड्रग में यूज करते हैं। तो अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके काफी एप्लीकेशंस हैं। और अब बच्चों हम चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। आप लैब में टेस्ट भी करते हैं कि क्योंकि बॉन्ड पोलर है, तो जब हम इसमें सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल डालते हैं तो H निकल जाता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड को खींचता है और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो इसकी वजह से ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं। pK 16 से 18 होती है, और इस प्रकार से ये बन जाता है एल्कोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अब बच्चों मैं आपसे एक बात कहूंगी कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रटनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। आपको इसका अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो एसिडिटी का जो कंसेप्ट है ये आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं कि जो भी आपका एसिड है, कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड, जब उसका आयनाइजेशन होता है तो इस तरह से H आयन और
उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन बनता है और इस प्रकार से हम के निकालते हैं, यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो कि कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पैरेंट एसिड होता है। तो जितना ज्यादा के होगा, यानी कि जितने ज्यादा एच आयन प्रोड्यूस होंगे, के का वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो के ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हम क्योंकि पीके के रूप में प्रेजेंट करते हैं, पीके होता है माइनस लॉग के, तो यहाँ ये उल्टा हो जाता है, यानी कि जितना ज्यादा पीके होगा उतना कम एसिडिक होगा, यानी कि स्मॉलर द पीके वैल्यू मोर एसिडिक विल बी द अल्कोहल या जो भी आपका कंपाउंड। तो के वैल्यू ज्यादा होगी या पीके वैल्यू कम होगी स्ट्रॉन्गर एसिड होने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। अब इसी कंसेप्ट को आपको अल्कोहल पे लगाना है। अब देखिए ये बॉन्ड जो है OH बॉन्ड, कैसे आपको उसको समझना है, ये पोलर बॉन्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है OH के बीच, अगर हमने कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी, ये देखते हैं आप CF3 तो ये विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे मॉर्निंग इलेक्ट्रॉन, जिससे कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये फर्दर यहाँ से खींचेगा। तो जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और उतनी इजीली प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, और प्रोटॉन के निकलने को ही हम क्या कहते हैं, एसिडिक करैक्टर। तो जितनी इजीली प्रोटॉन निकलेगा उतना ही वो प्रबल एसिड होगा। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल का है पीके वैल्यू 15.54, इथेनॉल लग गया, अल्किल ग्रुप बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ा देगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया पीके वैल्यू, यानी कि एसिडिक करैक्टर कम हो गया, और एक क्लोरीन लगाने से एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। 3 आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ आप देख रहे हैं ट्राईफ्लोरो जो है इसके अंदर ये कितना एसिडिक हो गया 5.4, इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल्कोहल की एसिडिटी को बढ़ाए। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 ग्रुप, यहाँ 3, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रोटॉन का OH बॉन्ड से प्रोटॉन का निकलना की संभावना उतनी कम हो जाएगी, यानी कि एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अल्कोहल में अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं बजाय सेकेंडरी के, और सेकेंडरी टर्शियरी। इसके अलावा एसिडिटी जो है वो R ग्रुप जो है, इससे भी हम समझाते हैं कि बल्कि R ग्रुप होगा तो सॉल्वेशन भी कम होगा, यानी कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल आएगा, जो सॉल्वेशन है, यानी कि चाहे जल के द्वारा है या किसी और भी सॉल्वेंट के द्वारा है, क्योंकि अगर ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये जिससे घिरा हुआ है, अगर बड़े बल्कियर ग्रुप से घिरा हुआ होगा तो इसका अप्रोच करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बल्कियर ग्रुप जो है सॉल्वेशन को डिक्रीज करता है। अब हम बात कर रहे हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। निश्चित रूप से फिनॉल, अभी मैंने आपको बताया, अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम अल्कोहलिक, कम एसिडिक होते हैं। इसका रीजन है क्योंकि जो फिनॉल्स हैं उनमें रेजोनेंस पाया जाता है। ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, आपको सिर्फ रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो ये बन गया डबल बॉन्ड, और जैसे ये 2 बॉन्ड यहाँ आएंगे तो ये पाई बॉन्ड ऑटोमेटिकली ऑर्थो पर चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कभी भी 5 नहीं हो सकती। और चूंकि ऑक्सीजन से 2 ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पर आ गए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने शो कर दिए। और अब ये क्योंकि ऑर्थो का जो इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर पाई बॉन्ड के, तो इसलिए अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ले जाइए। देखिए जहां हमने एरो लगाया है वही आपको इलेक्ट्रॉन्स मूव करना, बाकी ये सेम रहे। तो ये देखिए बाकी इस स्ट्रक्चर में ये सेम है,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये बन गया पाई बॉन्ड, ये आप देख रहे हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये ऑटोमेटिकली पैरा पे चले, तो ये देख रहे हैं आप पैरा पे आ गए। और फिर पैरा के जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये पाई के साथ फिर कॉन्जुगेशन में है, इसी तरह से फिर ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर ये वापस से इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होकर ट्रांसफर होकर ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव करा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर कभी भी रटने नहीं है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो, पूछना हो, तो हम जिस दिन क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा लेक्चर होगा वहां आपको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा और फिर बन गया फिनॉक्साइड। अब इसमें भी ये प्रोटॉन निकल गया, इस कारण से ये क्या है, एसिडिक, लेकिन अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना इसकी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनी है और ये फिनॉल की तुलना में और भी ज्यादा स्थायी है, क्योंकि एक ही तरह का चार्ज ऋण आवेश इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फिनॉक्साइड आयन में आप देखेंगे इसी तरह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग में चला जाएगा, बेंजीन रिंग में चला जाएगा और फिर ये डीलोकलाइज होगा ऑर्थो पर, फिर ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, फिर ये मूव होंगे ये पैरा पर और फिर वापस ऑर्थो। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो फिनॉल से अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद इनका स्टेबलाइजेशन और भी बढ़ जाता है, इसलिए फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। मैम, हाँ, अब हम पढ़ेंगे इसका सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ ऑन द फिनॉल। मैम प्लीज। ओके सर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है, अगर ये देख रहे हैं आप, फिनॉल है और यहाँ X लगा है, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो फिनॉल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाएगा और इससे OH का बॉन्ड का टूटना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी NO2 लगाया है तो। और यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से इफेक्ट हो रहा है ग्रुप का। आप देख सकते हैं OCH3 है, Cl है, ये COCH3 ग्रुप है। इसके अलावा पोजीशन भी मैटर करती है कि किस पोजीशन के ऊपर। और अब लास्ट में बच्चों मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ। ये आपको देख रहे हैं ए पे फिनॉल, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है और ये फिनॉल है। आपको इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी शो करना है। आप अपना आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रही हूँ। ये वाला B अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, फिर C और फिर A। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं फिनॉल, पैरा मैथिल फिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल इनकी, तो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, फिर मेटा नाइट्रो और फिर फिनॉल और फिर पैरा मैथिल फिनॉल। क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पा रही हूँ अभी, पर अगर आपको जो मैंने अभी पढ़ाया उससे आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। और ये बच्चों मैंने आपसे लास्ट एक स्टार्टिंग में एक स्लाइड शेयर की थी, हो सकता है कुछ बच्चों ने जवाब दिया होगा। अगर सर टाइम है तो मैं डिस्कस करूं, नहीं तो थैंक यू वेरी मच मैडम, ओके थैंक यू सर, वेरी ओके। मच, थैंक्स ए लॉट डॉक्टर कल्पना गुप्ता मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर। आपने अल्कोहल और फिनोल के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हमें बताया। निश्चित रूप से ज्ञानदूत के इस प्रोग्राम के अंदर आपके इस लेक्चर से सभी बच्चे लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, कल ये क्लास यहीं से शुरू होगी इसी टाइम पर। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम। नागर साहब आप इंट्रोड्यूस सर करो ना। सर सर प्लीज प्लीज।